क्या हाल है दोस्तों? चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का अपना चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। क्या नाम है दोस्तों इसका? चैप्टर का नाम है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के रिलेशन की बात हमारे इस चैप्टर नंबर 2 में की जाएगी। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है जी। अब ये तो बात तय है मेरे दोस्त कि जो भी लोग पार्टनर्स बनेंगे सब पैसा भी लगाएंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब पैसा लगाया है भैया, मान लो तुम खुद ही पार्टनर बन गए हो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो ये बात तय रही कि तुम्हें भी कुछ चीजों के तो राइट्स चाहिए होंगे कि भैया सबसे पहला तो मुझे ये राइट मिलना चाहिए, मैं पार्टनर हूं भाई, मैंने पैसा लगाया, बोलो हाँ या ना। मुझे पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रॉफिट का मिलना चाहिए। मुझे राइट टू शेयर प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद मुझे चाहिए मेरे बिजनेस को चलाने का मुझे पूरा राइट चाहिए। बिजनेस को कंडक्ट करूंगा, जब पैसा लगाया तो भैया चलाने का, डिसीजन मेकिंग का राइट होना चाहिए। जब भी बिजनेस के अंदर कोई काम होगा तो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर मेरा भी शेयर होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि मैं आई टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल होगा। जब अपना पैसा लगेगा भैया तो ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। कोई और लोग जो पार्टनर्स हैं बाकी बचे हुए अपने आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो तुम ये भी बोलोगे कि भैया मुझसे कंसल्ट भी तो करो कि ये काम करना है या नहीं करना, मैंने भी तो पैसा लगाया है। यानी सबसे पहले तो आपके दिमाग में चीजें आएंगी कि भैया ये राइट्स मुझे मिलने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं राइट्स ऑफ अ पार्टनर की, तो उसमें सबसे पहला राइट आप कहोगे भैया राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। पैसा लगाया है, इसीलिए लगाया है भैया कि उसके ऊपर पैसा कमाऊं। भले ही उसी ये रेशो कम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट की कुछ तो प्रोपोर्शनेट मुझे मिलेगी अकॉर्डिंग टू माई एफर्ट्स, अकॉर्डिंग टू माई टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंगली मुझे मिलेगा। यानी मैं जितना वक्त, जितना पैसा या जितनी इन्वेस्टमेंट या जितने एफर्ट्स लगा रहा हूं उसके हिसाब से मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, मगर मेरा राइट जरूर बनता है। फिर राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस जिस तरीके से चलाया जाएगा भैया उसके अंदर मेरा भी रोल होगा, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद आप कहोगे भैया कोई भी काम करोगे तो मुझसे भी कंसल्ट करो, राइट टू बी कंसल्टेड। अगर ये दोनों राइट्स ना मिले और कोई बंदा आपको कहता है दूसरा पार्टनर कि पैसा तो लगा दो भैया लेकिन तुम कंडक्ट में शामिल नहीं हो सकते, जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते वो। आप चाहें तो ये कह सकते हैं ठीक है जी मैं एक्टिव पार्टनर की तरह नहीं आऊंगा, मैं तो डॉर्मेंट पार्टनर की तरह काम करूंगा, दैट इज योर चॉइस। लेकिन कोई आपसे बिजनेस को चलाने का राइट छीन नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह कंसल्ट भी किया जाएगा। हां, ऐसा जरूर होता है कि हर चीज में आप कंसल्टेशन डिमांड नहीं कर सकते। मान लो आपको फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज है, मार्केटिंग की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या जो पर्सन मार्केटिंग का एक्सपर्ट है आपका पार्टनर, क्या वो आपसे बार बार पूछना है भाई साहब ये काम कर लूं या नहीं कर लूं? ऐसा नहीं होता। लेकिन हां, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी डिसीजन मेकिंग है जिससे सबके ऊपर असर पड़ेगा, तो यह बात तय रही कि आपसे भी कंसल्ट किया जाना चाहिए। ठीक है ना? तो राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड। प्लस भैया प्रॉफिट आए हैं तो उनकी अकाउंटिंग भी तो चाहिए होगी। बोलो हाँ या ना। अकाउंट्स बनेंगे और आप उन अकाउंट्स बुक्स को भी देखना चाहेंगे, यानी और भी बुक्स होती हैं, अकाउंट बुक्स खाली नहीं होती, उन सब बुक्स को देखना चाहेंगे आप। यानी राइट टू एक्सेस, राइट टू एक्सेस बुक्स। कौन सी?
राइट टू एक्सेस टू बुक्स। बुक्स कई तरह की हो सकती है भाई, अकाउंट बुक्स भी हो सकती हैं और अदर बुक्स भी हो सकती हैं। अब आप कहोगे जी अदर बुक्स क्या होती हैं? हां, सब्सिडरी बुक्स होती होंगी। अरे भैया वो भी तो अकाउंट से बनती हैं। नहीं, वो तो सारी अकाउंट बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स एंड ऑल, सब कुछ। ये अदर बुक्स क्या है? जब भी आप कभी बिजनेस करते हैं तो कई तरह की आपकी सीक्रेट बुक्स भी होती हैं, जिसमें आपके सप्लायर्स के, क्रेडिटर्स के, आपके कस्टमर्स के नाम लिखे हो सकते हैं, उनकी डिटेल लिखी हो सकती है। तो आप अगर पार्टनर हैं तो आपके पास उन सारी की सारी बुक्स को देखने का राइट होगा, चाहे वो कौन सी बुक हो, अकाउंट बुक्स और या फिर अदर बुक्स, सीक्रेट बुक्स। लेकिन हां, माइनर भी तो कई बार बन जाता है, पार्टनर बन जाता है भाई, पार्टनर बन जाता है। तो क्या हम माइनर को अकाउंट बुक्स दिखाएंगे? दिखानी पड़ेंगी दोस्त, लेकिन वो सीक्रेट बुक्स को कभी भी नहीं देखने की डिमांड कर सकता, देखने की डिमांड कभी भी नहीं कर पाएगा वो, और ना ही हम उसे दिखाने वाले हैं। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? तो हम करने क्या वाले हैं, हम उसे अकाउंट बुक्स तो दिखाएंगे, मगर अदर बुक्स उसे दिखाने से मना कर सकते हैं। आइए, राइट्स करेंगे तो ड्यूटीज भी करेंगे। तो पार्टनर की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी आती हैं वो एग्रीमेंट से ही आती हैं, और कुछ आती हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। पार्टनरशिप एक्ट में भी ये सब चीजें लिखी गई हैं और पार्टनरशिप एक्ट ही उन्हें गवर्न करता है। तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 4 बातें हम इसमें पढ़ चुके हैं, आइए उन सब बातों को अब रीड कर लें। तो पहला राइट क्या है? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो प्रॉफिट कैसे बंटते हैं? इक्वली, है ना? So in the absence of an agreement to the contrary, every partner is entitled to share profits equally. The partners may, however, agree to share the profits in different proportions. जैसा कि मैंने आपसे कहा। Second point, right to take part in the conduct of the business. लिखा है every partner has the right to take part in the management of the business of the firm. हर एक के पास ये राइट है, ठीक है जी। However, where the partnership agreement provides that this right will not be available to some of the partners, then they will not have any right to take part in the management of the business. यानी किसकी बात हो रही है? उन लोगों की बात हो रही है जो कि किस तरीके से काम करने जा रहे हैं? डॉर्मेंट पार्टनर्स की तरह। पॉसिबल है भाई। अ पार्टनर हु हैज बीन रॉन्गफुली डिप्राइव्ड, यानी राइट तो है मगर उसका ये राइट छीना जा रहा है कि भैया तुम्हें काम नहीं करने देंगे बिजनेस में, तो आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना? आइए पढ़ें से क्या लिखा है। अ पार्टनर हु हैज बीन रॉन्गली डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द अदर पार्टनर्स। तीसरा है राइट टू बी कंसल्टेड। इट इज द राइट ऑफ एवरी पार्टनर टू बी कंसल्टेड इन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। Thus, every partner has a right to express his opinion before any decision is taken by the other partners. Where any difference arises between the partners with regard to the business of the firm, unless there is an agreement to the contrary, it shall be determined by the majority of the partners. यानी कई बार ऐसा होता है कि कोई मुद्दा आ गया जिस पर कुछ लोग अगेंस्ट हैं और कुछ लोग उसकी फेवर में हैं, तो क्या होगा? तो भाई जनरली वही काम होता है कि जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा वही हमारी फर्म का फाइनल डिसीजन भी माना जाएगा, है ना? However, fundamental matters such as change in the nature of the business, admission of new partner, भैया इसके अंदर मेजॉरिटी का काम नहीं चलता। हर एक पार्टनर राजी होगा तभी ये काम होगा, यानी एडमिशन और चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस में हमेशा हर एक पार्टनर की रजामंदी चाहिए, ठीक है? आइए आगे चले। So लिखा है however fundamental matters such as change in the nature of the business, admission of new partner etc. has to be decided with the consent of all the partners. फिर आता है right of access to books. कौन सी बुक्स? अकाउंट बुक्स भी और अदर बुक्स भी। आइए पढ़े। Unless there is an agreement to the contrary, every partner has a right to access to and to inspect and copy any of the books of the firm.
ठीक है जी, एनी ऑफ द बुक यानी दोनों अदर बुक्स भी। तो ये दोस्तों जो 4 बातें हैं ये आपकी ब्लॉक ए में डाल दीजिए। ब्लॉक ए का मतलब आपको ये 4 बातें इकट्ठी याद करनी है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इज दैट क्लियर? अब अगला जो पॉइंट आएगा वो है ब्लॉक बी। क्यों ब्लॉक बी मैं इसे कहने जा रहा हूं? क्योंकि ये सारी एक जैसी बातें होंगी, तो जो एक जैसी बातें जुड़ी हुई हैं हम उनको अपने अलग ब्लॉक में डाल रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? चलिए ब्लॉक बी की बातें करें, यानी अपने पॉइंट नंबर 5 की बात करें। आप कहोगे जी हम तो बिजनेस में काम कर रहे हैं भैया, तो हमें तो सैलरी भी मिलनी चाहिए। बताइए क्या राइट टू टेक रेम्यूनरेशन जो है, क्या ये किसी पार्टनर के पास होना चाहिए? राइट टू टेक रेम्यूनरेशन, मेरे दोस्तों ये राइट टू टेक रेम्यूनरेशन किसी के पास भी नहीं होता। आप कहेंगे जी मैं तो पार्टनर हूं, मैं काम कर रहा हूं। नहीं भैया नहीं, तुमने कैपिटल लगाई है, उसका प्रॉफिट भी तो तुम्हें मिल रहा है, तो ये किस बात का क्यों रेवेन्यू मांग रहे हो आप, क्यों रेम्यूनरेशन मांग रहे हो? ये नहीं मिलेगा, ये तो आप ही का बिजनेस है और आप ही ने चलाना है। किस बात का रेवेन्यू दें हम आपको इस रूप में, यानी रेम्यूनरेशन के रूप में, सैलरी के रूप में? तो एक तरह से देखा जाए तो रेम्यूनरेशन का कोई राइट नहीं है, ठीक है? जनरली कोई राइट नहीं है, राइट टू रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता, ठीक है जी। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे भी पार्टनर्स हैं भैया जो एक्टिव हैं और बाकी बचे हुए डॉर्मेंट हैं। अब बताइए क्या होगा? अब वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास ये राइट आ गया कि अब उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो आपसी सहमति से एक्टिव पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी जा सकती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेसली प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भैया रेम्यूनरेशन दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, किसे दी जाएगी, किन लोगों को दी जाएगी, वो सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। तो राइट टू रेम्यूनरेशन वैसे तो नहीं मिलता, लेकिन हां पार्टनरशिप में अगर सभी लोग रजामंदी कर लें तो इतना पैसा दिया जाएगा। किस रूप में? राइट टू रेम्यूनरेशन, यानी सैलरी के रूप में। रेम्यूनरेशन की हिंदी होती है मेहनताना। क्या होती है? मेहनताना। अगला राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए क्या कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने का राइट है क्या? यह भी राइट नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अपनी कैपिटल पर प्रॉफिट ले तो रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही एग्रीमेंट में लिख देते हैं, एक्सप्रेसली यहां मेंशन कर देते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और अगर वहां लिख दिया तो ठीक है भाई दिया जाएगा, सीधी सीधी बात है। सभी पार्टनर्स उस चीज पर एग्री हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड का इफेक्ट पड़ता है, यानी कस्टम है, रिवाज है कि इस तरह के ट्रेड में तो भैया सारे पार्टनर इंटरेस्ट लेते ही हैं। तो जहां यूसेज बन जाएगी, जहां पर इंटरेस्ट लेना यूसेज बन जाती है, उस जगह पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 2 केसेस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। नंबर 1, जहां पर पार्टनरशिप में ये काम एग्री हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, और नंबर 2 जहां पर, बोलिए फटाफट, नंबर 2 जहां पर कस्टम या यूसेज आ जाए, ठीक है कि नहीं? फिर आता है राइट टू टेक इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांसेस क्या होते हैं? एक तरह से लोन, यानी अदर देन कैपिटल। एडवांसेस का मतलब लोन्स, loans given by firm to the loans given by partners to the firm। फर्म को पैसे की जरूरत थी भैया, कैपिटल तो लगी हुई है, पार्टनर ने कहा ठीक है जी मैं और पैसा ले आता हूं, मगर ये पैसा कैपिटल के रूप में नहीं लाऊंगा, ये पैसा मैं फर्म को लोन के रूप में दूंगा। तो जो लोन, जो एडवांसेस इस पार्टनर ने फर्म को दिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, और इंटरेस्ट लेने का राइट दोस्तों है, यहां पर इंटरेस्ट लेने का राइट है। किस रेट से मिलेगा? सवाल यह है।
या तो भैया पार्टनरशिप फर्म में लिखा होगा, पहला पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में लिखा होगा, एग्रीमेंट चेक करो वहां लिखा है तो उसी रेट से ये इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा फिर क्या किया जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम। क्या होगा, 6% पर एनम। इज दैट वेरी क्लियर? तो रेट होगा 6% पर एनम। ये है दोस्तों हमारे 3 पॉइंट्स जो कि किससे जुड़े थे, रेम्यूनरेशन से जुड़े हुए थे। क्या ये बात समझ आई? इंटरेस्ट से जुड़े हुए थे। इंटरेस्ट किस पर, कैपिटल पर और, हां जी बोलो, कैपिटल पर और कैपिटल के साथ साथ एडवांसेस पर। तो इन तीनों को अब एक बी ब्लॉक में हमने डाल दिया। अगला ब्लॉक शुरू करेंगे हम सी ब्लॉक। उससे पहले हम तीनों को पढ़ लेते हैं। आइए बुक में पॉइंट नंबर 5 कहता है, राइट टू रेम्यूनरेशन। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर टेकिंग पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। जो बात मैंने आपसे कही थी। However, the partnership agreement may expressly provide for the payment of remuneration to active partners. Point number 6, interest on capital. Generally, the partners are not entitled to change any interest on the capital contributed by them. However, the interest on capital may be paid to them if there is an express agreement to pay interest on capital. Number 1, या तो express agreement हो और एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। ठीक है जी। हाउएवर सच इंटरेस्ट विल बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो भैया प्रॉफिट होंगे तभी इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये मत कहना कि प्रॉफिट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट जरूर दो। गॉट इट? पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस की बात चलती है। वेयर अ पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल he has agreed to subscribe, he is entitled to claim interest thereon at the rate of 6% per annum. Interest on advance is payable even if the firm suffers loss. It has to be paid even if firm suffers loss. Got it? So there is a difference between interest on capital and interest on advances regarding the availability of profits. So interest on capital has to be paid even if there are interest on capital has to be paid only if there are profits, whereas interest on loan has to be paid even if there are no profits and firm is incurring losses, even then this amount has to be paid. Got it? So ये हो गए दोस्तों हमारे पॉइंट नंबर 1 to 7। ठीक है जी। अब आती है अगले ब्लॉक की बारी, जो एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है जी। अगर इनको यहां पर एक ब्लॉक में डाला गया है तो आपको समझ में आएगा कि उसको ब्लॉक में डालने का रीजन क्या था। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सी ब्लॉक की तरफ। और ये रहा सी ब्लॉक। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं पार्टनर्स के आने और जाने से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? पार्टनर्स के आने और जाने से, यानी रिटायरमेंट, एडमिशन, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। हर एक व्यक्ति जो फर्म के अंदर पार्टनर के रूप में आया, उसके पास ये राइट है कि वो जब चाहे फर्म को छोड़कर जा सके। भाई फर्म से रिटायर होने का भी राइट है उसके पास, कोई रोक टोक नहीं है। हां, राइट टू रिटायर कहता है कि भैया जो नोटिस वगैरह देने हैं, जिन जिन लोगों को बताना है, आप उन लोगों को ये बात बताएं, नोटिस दें और रिटायर हो जाएं। जबरदस्ती आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? आपको काम करवाने के लिए जबरदस्ती कोई भी नहीं रोक सकता। राइट है आपका ये। अब सवाल यह आता है कि आप फर्म के अंदर हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि मिस्टर एक्स को भी ले आए पार्टनर के रूप में, और आप नहीं चाहते। तो दोस्तों अगर आपने मना कर दिया तो समझ लीजिएगा कि अब वो पर्सन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक ऐसा फंडामेंटल डिसीजन है जहां पर हर व्यक्ति की राय चाहिए और सबकी हां होगी तभी उसे एडमिट किया जाएगा।
इसका मतलब आपके पास राइट है, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या वर्ड्स कहे मैंने? आपके पास दूसरा राइट कौन सा है? राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को आने से आप रोक सकते हैं। अगर आपने ना कह दिया तो भैया चाहे बाकी सारे के सारे पार्टनर राजी हों, उनके राजी होने से कुछ नहीं होता। हर एक व्यक्ति का हां कहना जरूरी होगा यहां। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है जी। अब मान लो एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है। रिटायर हो जाने के बाद वही काम करने लग जाता है जो फर्म कर रही थी। मान लो एबीसी की एक फर्म है जो कि शूज बनाती है और बेचती है। ए रिटायर हो गया और उसने भी शूज का बिजनेस शुरू कर लिया। बोलो पॉसिबल है या नहीं? यस। अगर आपने उसे ना रोका, अगर आपने उसे ना रोका तो उसके पास ये राइट होगा कि आपसे वो कॉम्पीटिंग बिजनेस भी करे, सेम बिजनेस करेगा और फिर कॉम्पीट भी करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगाई तो वो सेम काम करेगा, बट पुरानी फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा कि जी अब आप हमारे पास आ जाओ। ये काम उसको करना अलाउड नहीं है। ना ही पुरानी फर्म के नाम का इस्तेमाल करेगा। यानी राइट दे तो दिया आउटगोइंग पार्टनर को, राइट टू डू कॉम्पीटिंग बिजनेस। किसका है? राइट टू डू, किसका राइट है? आउटगोइंग पार्टनर का। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू डू कॉम्पीटिंग बिजनेस। कॉम्पीटिंग बिजनेस, ठीक है जी, ये राइट है इसके पास। लेकिन फर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा और फर्म के पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा। अब अगली बात, पार्टनर तो भाई बाहर जा रहा है। समझ में आ गई बात कि पार्टनर बाहर जा रहा है, लेकिन आप जरा याद करके बताइए कि रिटायरमेंट के वक्त हम तो उसे सारा का सारा पैसा दे देते थे ना। बोलो हां या ना? सारा पैसा देते थे उसका। और क्या किया जाता था? पैसा देने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता था। उसकी जितनी कैपिटल है, उसका जितना इंटरेस्ट बनता है, सैलरी बनती है, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट सारा पैसा जितना देना था वो भी लिखते थे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और जितना उससे लेना था, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ या लॉस, वो सब डेबिट करते थे। जो बचा हुआ हिस्सा होता था या तो वो उसे इमीडिएटली सारा पैसा दे देते थे, या फिर कुछ पैसा कैश देते थे, कुछ लोन में डालते थे, या सारा का सारा लोन में डाल देते थे कि हम जी आपको पैसा धीरे धीरे करके बाद में देंगे। तो सवाल ये आता है कि अगर ये सारा का सारा फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स ना हुआ फिर क्या होगा? यानी फाइनल सेटलमेंट अगर ना हुई तो इस पार्टनर के पास क्या राइट है? मेरे दोस्त, ये मान लिया जाएगा जैसे वो आज भी पार्टनर है। आज अगर वो रिटायर हुआ तो अगले जितने टाइम तक का हम उसे फाइनलाइजेशन ना करके पैसा अपने पास रख रहे हैं, उतने ही टाइम के लिए वो कहेगा कि भैया अब तो मेरे पास चॉइस आ गई। चॉइस किस बात की? कि जो मेरा पैसा आज भी फर्म में मौजूद है, या तो वो उसे अपनी कैपिटल मानकर अपना प्रॉफिट क्लेम कर ले, या फिर उसे लोन मानकर अपना इंटरेस्ट क्लेम कर ले। यस। और भैया जिस चीज में उसे ज्यादा फायदा होगा वो अपने इस पैसे को उसी तरह से ट्रीट कर लेगा। यानी ऑल इन ऑल उसके पास ये राइट है टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स अगर उसकी फाइनल सेटलमेंट ना हुई तो एक और राइट निकल आया आउटगोइंग पार्टनर का, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू
किस चीज का? टू शेयर subsequent profits। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा आ गया अपना पॉइंट नंबर 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सुन लो हुआ क्या। ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। सी और ए, इन दोनों की वाइफ्स, इन दोनों की बीवियां एक किटी पार्टी में गई और उस किटी पार्टी में भाई साहब ए की और सी की वाइफ की बहुत लड़ाई हुई। एबीसी की रेशो थी 3:2:1। लिख देता हूं यहां पर, ए बी सी रेशो थी 3:2:1। अब भाई साहब सी की वाइफ ने ए की वाइफ को बहुत मारा, मार मार के लहूलुहान कर दिया। और भाई साहब जब ए को पता लगा, ए को बड़ा गुस्सा आया, फोन घुमाया उसने। किसे? भाई को नहीं, सी को नहीं, फोन उसने लगाया बी को कि हां जी मिस्टर बी आ जाओ। बी ने कहा जी क्या हो गया बताओ तो सही। कहता बस जल्दी आ जाओ, सी को निकालना है फर्म से, एक्सपेल करना है उसे हमने। कहता जी क्या हो गया? कहता आओगे तो बताऊंगा। अब बी पहुंचा, मेजॉरिटी शेयर है इसका। उसने कहा जी बस सी को निकालना है, उसकी वाइफ ने मेरी वाइफ को बहुत मारा है भाई। और जैसे तैसे करके ए ने बी को मनाया और सी को फर्म से निकालने की बात तय कर ली, एक्सपेल करने की बात कर ली। और सी को क्या कर दिया गया? एक्सपेल कर दिया गया। बताइए जरा, क्या सी को निकालने का यह सही कारण था या नहीं? कि भाई बीवी को मारा इसीलिए हमने उसे निकाल डाला। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ये एक्सपल्शन का सही तरीका दोस्तों नहीं है। या तो सी ने कोई गलत काम किया होता, ऐसा गलत काम जो फर्म की गुडविल को हर्ट करे, तब तो भैया हम सोचते जैसे कि सी ने चोरी कर दी और चोरी करते हुए पकड़ा गया, हमने सी को एक्सपेल कर दिया अपनी फर्म से। समझ में आती है बात। लेकिन अनलेस और अनटिल कि आपके पास एक सॉलिड रीजन हो, क्या आप उसे फर्म से निकाल पाएंगे? कभी भी नहीं। तो एक पार्टी के पास राइट है कि उसे बिना कारण, बिना सही कारण अगर निकाल दिया जाए तो वो कहेगा भैया मेरे पास ये राइट है, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। आप मुझे बिना कारण निकाल नहीं सकते, सुनवाई का मौका देंगे आप मुझे। भले ही आपने मेजॉरिटी करके मुझे निकाला है, सुनवाई का मौका मुझे मिलना चाहिए। और तभी सही कारण होने के अवेलेबिलिटी में, अगर सही कारण अवेलेबल है तभी आप मुझे निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप निकाल नहीं सकते। क्या ये बात समझ में आई? तो यह है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 12 पॉइंट्स और ये 5 के 5 सी ब्लॉक में है दोस्तों। ठीक है, आइए पढ़ा जाए। राइट टू रिटायर से, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म व्हेन ही फील्स सो। ठीक है, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन अ फर्म। A new partner cannot be admitted without the consent of all the existing partners. 10th point की बात करने जा रहा हूं, right of outgoing partner to carry on competing business. लिखा है outgoing partner में carry on business without competing with that of the firm but without using the firm's name or representing himself as a person carrying on business of the firm or soliciting the firm's parties। यानी वो ये काम कर तो सकता है मगर
सॉलिसिट नहीं करेगा। किसे सॉलिसिट नहीं करेगा? फर्म के पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, फर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे दोस्त, आइए हम चलेंगे पॉइंट नंबर 11 की तरफ। लिखा है कि राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। कब सब्सिक्वेंट प्रॉफिट को वो शेयर कर पाएगा? आइए देखें। इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म without any final settlement of account as between them and the outgoing partner or his estate has at his or his representative's option, यानी वो खुद जिंदा है तो ठीक है, एक्सपायर हो गया तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ये काम करेगा, has the right to such share of the profit made since he ceased to be a partner, यानी जब से वो पार्टनरशिप से हटा तब से लेकर के जिस दिन ये सेटलमेंट हो रही है उस दिन तक का उसे प्रॉफिट दिया जाए और या फिर उसे इंटरेस्ट दिया जाए। इंटरेस्ट भी ले सकता है, ये उसका एक ऑप्शन है। 12th पॉइंट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंटिन्यू इन द फर्म एंड कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर्स। हाउएवर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे प्रोवाइड फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर बाय मेजॉरिटी एंड सच राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन द गुड फेथ। ठीक है जी, तो ये हमारे कौन से पार्ट हो गए? हमारे ये 5 पार्ट फिनिश हो गए। सी ब्लॉक खत्म होता है। अब हम चलेंगे आखिरी हिस्से पर, विच इज डी ब्लॉक। मैं इन दोनों को एक ही पॉइंट्स में डाल देता हूं, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 14। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ए, बी और सी तीनों पार्टनर थे। बी और सी फॉरेन कंट्री चले गए। अब फॉरेन कंट्री जब वो गए तो ए के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी और ए अपने बिल्कुल सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहा था। एक ऐसा पॉइंट भी आया जहां पर उसे जरूरत पड़ी कि बाकी बचे हुए पार्टनर का भी डिसीजन पूछना चाहिए और उसने कॉल भी मिलाया, लेकिन बी और सी नॉट रीचेबल। भाई पता ही नहीं चल रहा किसी तरीके से, ना फोन मिल रहा है ना ईमेल पे जवाब आ रहा है। आखिरकार ए ने कहा भाई उनसे तो अब मुलाकात हो नहीं पा रही, ना फोन पे ना किसी भी तरीके से, ईमेल पर भी जवाब नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए? उसने अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया और ऐसे डिसीजन लिया जैसे कि ये उसका अपना इंडिविजुअल बिजनेस होता तो उस समय वो जितनी सावधानी से डिसीजन लेता, बिल्कुल वैसी ही सावधानी से और समझदारी से उसने ये डिसीजन लिया। लेकिन फर्म को लॉस से नहीं बचा पाया और वो लॉस जो था उस मनी को उसने अपनी जेब से पे कर दिया। अब भाई बचे हुए पार्टनर आए बी और सी और इसने बताया जी मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, अर्जेंसी थी इसलिए वो डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं लॉस से नहीं बचा पाया अपनी फर्म को और मैंने अपनी तरफ से ये लॉस बियर कर दिया, पैसे दे दिए। अब लाइए, फर्म का लॉस है, ये तो मेरा लॉस तो नहीं है, मैं आपके दोनों से शेयर में से भी हिस्सा लूंगा, यानी इस लॉस को आपको भी बियर करना पड़ेगा। अब बी और सी कहते हैं भैया हम क्यों बियर करें, ये हम बियर करने वाले नहीं हैं। बताइए क्या उस लॉस को बियर करने की जिम्मेदारी सारी फर्म की है या नहीं? यस। अगर ये बातें जो मैंने आपसे कही हैं उसने पूरी की हो, कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो, अर्जेंसी हो और फर्म के बिहाफ पर उसने बिल्कुल ऐसे डिसीजन लिया जैसे कि एक समझदार व्यक्ति, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, अपने पर्सनल केस में करता, तो भैया उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। कौन करेगा? बचे हुए पार्टनर, यानी पूरी की पूरी फर्म उसे इंडेमनीफाई करेगी। क्या करेगी? इंडेमनीफाई। तो राइट टू बी इंडेमनीफाइड बोलता है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड बोलता है कि भैया लॉस, राइट टू बी इंडेमनीफाइड कहता है कि इस लॉस को बियर सारी की सारी फर्म करेगी। क्या ये बात क्लियर हुई?
फर्म सारे के सारे लॉस को बियर करेगी और इस पार्टनर के पास राइट होगा कि जो लॉस इसने खुद बियर किया बाकियों से उसका भी हिस्सा क्लेम करे, क्योंकि ये सभी का लॉस है। गॉट इट? मैं इस पॉइंट को पहले पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद पॉइंट नंबर 14 किया जाएगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, बेहद इंपॉर्टेंट। आइए देखें, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm. In the performance of an act in an emergency for protecting the firm from any loss as would be done by a prudent man under similar circumstances. ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी बात थी ये। अब बचा लास्ट पॉइंट, आइए ध्यान से देखें। एक फर्म के अंदर XYZ थे। अब Z जो था उसकी ड्यूटी थी कि सारा का सारा जो सामान है उसकी डिलीवरी करके आनी है, गुड्स को डिलीवर करना है, इसीलिए उसे फर्म से एक वैन मिली हुई थी। ठीक है जी। अब भैया उस वैन को किस तरह से यूज करता था वो बंदा, आइए देखें। मिस्टर Z को वैन मिली थी तो भैया सारे काम वैन में ही होते थे। सुबह उठेगा, उठते ही भैया बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है भैया, किसमें? उसी वैन में। वहीं से सब्जी लेने निकल गए भैया, घर का सारा सामान लेकर आना है, किसमें गए? उसी वैन में। घर पहुंचे, अब भैया तैयार हुए नहा धो के, कहां पर? उसी वैन में नहीं, नहा धो के तैयार हुए और अब चल पड़े ऑफिस की तरफ, किसमें? उसी वैन में। रास्ते में देखा भैया अब तो ये 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ऑफिस है और देखते थे कि भाई इतने लोग बाहर खड़े हैं, क्या किया जाए? आ जाओ जी, आ जाओ, 10 रुपए प्रति व्यक्ति बिठा के रोज पैसे कमाते थे, जाते वक्त भी आते वक्त भी। किसमें? उसी वैन में। तो भाई सवाल यह आता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी थी? प्रॉपर्टी थी वो फर्म की, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल किस लिए किया जाना चाहिए? फर्म के लिए। तो दोस्तों, राइट टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी तो है, मगर केवल फर्म के इस्तेमाल के लिए है, जिसका फायदा फर्म को हो। तो इसीलिए लिखा गया है, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ही हैज अ राइट टू यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो एक्सक्लूसिवली का मतलब सिर्फ फर्म के लिए इस्तेमाल करे, पर्सनल यूज के लिए नहीं। तो ये क्या है? राइट टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अब आप सोचेंगे भाई ये तो सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक में, तो हमें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट बिल्कुल उसी तरीके से लिख लीजिए अपनी कॉपी में जैसे आपके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम अगला पॉइंट करेंगे, जल्द से जल्द करिए प्लीज।